हेलो दोस्तों। तो भाई आज की क्लास में एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आज हम जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है एसटेट टीजीटी मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हुआ था उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा ये 2022 वाला पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, पिछली क्लास नहीं देखी तो भाई इस वीडियो के नीचे आप चेक करें, वहां पर आपको इस पूरे पेपर का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 131 नंबर, क्योंकि 130 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 131 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि इन 9 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या का मान क्या होगा? The average of 9 numbers is 30. The average of first 5 numbers is 25. Last 3 numbers is 35. Then sixth number is. तो देखो पहले थोड़ा सा डिटेल समझाता हूं, फिर ट्रिकी मेथड बताऊंगा। एवरेज का मतलब मैंने बताया आपको कि एवरेज होता है इक्वल होना, समान होना। अगर 9 संख्याओं का एवरेज 30 है, अगर 9 नंबर्स का एवरेज 30 है, तो इसका मतलब पहला नंबर भी 30 है, दूसरा भी 30, तीसरा भी, और सारे ही नंबर 30 30 30 है। तो मुझे बताओ अगर सारे ही 30 है तो 9 नंबर का टोटल कितना बनेगा? तो तुम कहोगे 270 बनेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का, जो पहली 5 संख्या है उनका जो एवरेज है वो कितना है? 25। यानी कि पहले 5 नंबर 25 25 25 के हिसाब से, तो इनका टोटल कितना हुआ? 125। फिर कह रहे हैं कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 20 और 35। 35 दिए 105। ठीक है भाई, इनका टोटल 105 बनेगा। तो पूछ रहा छठी संख्या। तो अब देखो भाई यहाँ पे 5 और 3 8 संख्या दे दी और एक जो बच गई, क्योंकि टोटल 9 थी, वो आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, इन 8 का टोटल करके देख लेना है। तो कितना बनेगा? 230, 230 टोटल बच रहा है। तो 9 के टोटल में से अगर 8 का टोटल माइनस कर देंगे तो सिक्स्थ नंबर जो है वो हमारा निकल आएगा, यानी कि 270 माइनस 230, यू विल गेट आंसर 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बिल्कुल इजी था। क्लियर है यहां तक बात? तो अब ये तो मैंने पूरा आपको समझाया है कि कैसे करते हैं। एक्चुअल में यहां पर ये 3 4 5 6 7 8 9 नंबर थे, टोटल 9 नंबर थे, जिसमें से पहले 5 एक बार लिए गए, उसके बाद आखिरी के 3 लिए गए और एक नंबर हमारा बच जाता है। ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको समझाऊं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। तो भाई दूसरा तरीका यह है कि आपने लेवल करना है चीजों को, और लेवल कैसे होगा उसके लिए आप ध्यान रखें। तो मुझे बताओ एवरेज कितना था? 9 संख्याओं का एवरेज जो था, 9 नंबर का जो एवरेज था वो कितना था? तो तुम कहोगे वो था 30। इसका मतलब अगर 9 नंबर का एवरेज 30 है तो सारे ही नंबर 30 30 30 होने चाहिए। ठीक है भाई, सबके पास कितना होना चाहिए? 30 30 30। लेकिन ये 5 नंबर के पास 25 है, यानी कि इनके पास क्या हो गया? 5 कम हो गया। इनके पास 5 कम हो गए। और ऐसे कितने नंबर थे? 5 नंबर थे। तो इसका मतलब इनके पास 25 हो गए कम। भाई 25 रुपए का नुकसान हो गया। भाई इनके पास 5 5 कम है ना, तो 25 जो है यहां पे कम रह गए। इनके पास क्या है? एवरेज 30 थी तो इनके पास 5 ज्यादा है। तो 5 ऐसा कितने नंबरों के पास ज्यादा है? 3 नंबरों के पास। इसका मतलब इनके पास 15 जो है वो ज्यादा है। तो अब यहां 25 का नुकसान, यहां 15 हमें वापस मिल गए, तो इसका मतलब कितना नुकसान रहेगा? 10 का नुकसान रहेगा। अभी भी हमारे पास 10 माइनस में रह गए। तो भाई जो 6th नंबर है वो इसको लेवल करेगा। कैसे? अब देखो 6 नंबर पूछा तो 6 नंबर 30 होना चाहिए था। ठीक है, अब ये गलती मत कर देना कभी इसको माइनस कर दो। मैंने कहा लेवल करना है। हमारे पास 10 का नुकसान हो गया, तो 30 को मैं कितना रखूं कि 10 का नुकसान पूरा हो जाए। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझे कि मैंने कहा 10 का नुकसान हो गया, हमने ओवरऑल चेक किया तो 10 माइनस में है, यानी कि 10 का नुकसान हो रहा है। तो इसको क्या रखा जाए कि ये लेवल हो जाए? तो 30 में 10 का नुकसान जो है वो पूरा कर दें और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने ध्यान रखना है इस टाइप के अंदर जो भी आपका बचेगा उसको, अगर माइनस का बचे तो प्लस कर देना और प्लस का बचे तो उसको माइनस कर देना। बस ये ध्यान रखना है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में तो ये एक नंबर 2 बार आता है, एक टाइप तो ये है जिसमें ये नंबर आया ही नहीं। एक टाइप ये होती है
जिसके अंदर ये नंबर इधर से भी आ जाता है और ये नंबर इधर से भी आ जाता है, वो टाइप भी बता देता हूं इसी में। ठीक है, तो एक नंबर 2 बार आया ना, तो उस सिचुएशन में 6 नंबर कैसे निकलता है, ये जो भी फायदा नुकसान यहां पे होगा उस क्वेश्चन के अंदर अगर ये माइनस बचेगा तो माइनस करना एवरेज में से, और अगर ये प्लस बचे तो प्लस करना एवरेज में। सीधी सी बात याद रहेगी। ठीक है, उसमें सेम माइनस बचे तो माइनस, प्लस बचे तो प्लस। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो ये हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें उल्टा करना है, माइनस का बचे तो प्लस, प्लस का बचे तो माइनस। नहीं याद रहे तो फिर डिटेल भी मैंने लिख दी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर, मेंसुरेशन चैप्टर, ये एवरेज का था, ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है अगला। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। यानी कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहले तो भाई देखो डायग्राम बनेगा कैसे। ये होता है आपका कोन यानी कि शंकु। ठीक है, ऐसी शेप होती है उसकी, जिसमें ये होती है हाइट। ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं हाइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, हाइट। ठीक है, ये वाली तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है, दिस इज स्लांट हाइट। तो कह रहे हैं शंकु के आधार की त्रिज्या 12, यानी कि इसका रेडियस कितना है 12, और इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, लिख लेना आप। तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये साइड वाला पोर्शन जिसमें कि बेस नहीं आएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय को आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, विच इज पाई आर एल। ये फॉर्मूला उसका मैं दोनों लिख रहा हूं। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जो क्या होता है, अब टोटल में क्या होगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो ये वाला पोर्शन आया था, ये चोंच वाला, जैसे बर्थडे की टोपी होती है ना, बर्थडे की टोपी देखिए, तो बर्थडे की टोपी पे जो चमकीला कागज लगा होता है वो कहां लगा होता है, उसके बाहरी ओर लगा होता है, नीचे की तरफ नहीं होता। नीचे की तरफ बंद होगा तो फिर उसको डालेंगे कैसे सिर पे, है ना, नीचे वो खाली होती है। तो अगर मैं उस बर्थडे की टोपी के साइड में भी लगा दूं और उसको नीचे से भी बंद कर दूं, तो वो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो होगा ही होगा उसमें, और नीचे से बंद करूंगा तो नीचे कैसी थी, वो गोल थी, तो पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा पाई आर एल प्लस आर। पाई आर दोनों में कॉमन है, इधर से एल बचा, इधर से आर बचा, तो ये हो गए फार्मूले। क्लियर है। अब एक बार आंसर पे निगाह मार लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको। आप देखो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में जो आंसर लिखे हैं, इधर देख लो, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में जो आंसर है 753.6 और ऐसा 753.6 इसमें भी लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करके आंसर मैच करूंगा तो दो ऑप्शन सेम लिखी हुई है, अगर उनमें से कोई आ गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार टोटल सरफेस एरिया भी देखो। टोटल में यहाँ 1205, यहाँ 753, यहाँ 1210 और यहाँ 753, यहाँ भी दो ऑप्शन सेम लिख दी गई है। इसका मतलब मुझे ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कि अगर सेम आ गई तो फिर चेक तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको सोल्व कर देता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये 12 है, ये 16 है, ये मुझे मालूम नहीं, तो इसको निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से। एल क्या है, सबसे बड़ी साइड, और सबसे बड़ी साइड कैसे निकलती है, ध्यान दो, मैंने पीछे भी समझाया था कि दोनों छोटी साइड के स्क्वायर में प्लस करके रूट लेना है। दोनों छोटी साइड के स्क्वायर में टोटल करके इसको रूट में लेना है। तो 16 का स्क्वायर होगा 256, 12 का स्क्वायर होगा 144, 256 प्लस 144 करेंगे तो ये बनेगा 400, और 400 का रूट कितना होता है 20, यानी कि ये हमारी एल कितनी आ गई 20। एल हमने निकाल ली, बस फॉर्मूले में रखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई, पाई कितना है 3.14। ध्यान दो, ये गलती नहीं करनी, साफ साफ उसने बता रखा है कि पाई को 3.14 लेना, ये लेना है, इनटू रेडियस। रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और एल कितना है 20, ये अभी निकाल लिया। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, तो 20 से काट दो, 20 पंजे 100। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। देखो 12 चौके 48, 12 कम 12 4 16, 12 के 36 और 1 37 बटे में 5, तो 5 सत्ते 35,
बचेगा 26, 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 6 30, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 2 डायमेंशनल होता है। 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। ऐसा कहां कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है और ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में लिखा है, यानी कि आंसर इन दोनों में से एक होगा। लेकिन राइट साइड में अब क्या आएगा, उससे ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो अब निकालेंगे टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। बस ये फार्मूला याद रखना भाई, समझा दिया मैंने। दिस इज 3.14 इंटू में रेडियस, रेडियस कितना था 12, इंटू में एल प्लस आर, एल कितना था 20 और आर कितना है 12, तो 20 प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 32, तो यहां पे 32 लिख दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आया। ठीक है, अब काटना मत, काटोगे तो फिर ये पूरा नहीं कट रहा ना। चलो कैलकुलेशन करनी जैसे तुम मर्जी कर लो। ठीक है, तो 32 गुना 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38, 384 इंटू में 314, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, कर लेते हैं। मैं 384, 314, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 3 12, 3 15, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 25, 3 3 9 2 11, 6 7 8 2 10 5 15, 1 हासिल, 5 3 8 9 और 1 10, 0 ये 2, तो 1205 ऐसा दिख रहा है कहीं भाई? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखो ये आंसर बनेगा। ये आ गया ना सारा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 120576, और अपोन में 100 तो था ही, ये 100 से क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला था, देख लेना कैसे था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। तो आंसर की के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फिर भी किसी को लगे कि नहीं सर इसका ये आंसर नहीं था, तो भाई वो आप चेक कर लेना। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसका आंसर मैं आपको यहां पे बता देता हूं क्या था। अंकगणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है जी.एम. रुच द्वारा, ठीक है। सेकंड जीटी बुस्वेल एवं लेनोर जोन, थर्ड ऑप्शन लियो जे ब्रूकनर, फोर्थ ऑप्शन फ्रेड जे एस कोनेल और एफ एलिनोर। भाई बड़े खतरनाक से नाम है देखो, ठीक है, बाहर के नाम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड यानी कि जीटी बुस्वेल एवं लेनोर जोन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहां से जो ऑप्शन दे रहे हैं आपके, ज्ञात से अज्ञात की ओर फ्रॉम नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त की ओर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पूर्ण से अंश की ओर यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आंसर की के साबित पूर्ण से अंश की ओर यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन साइकोलॉजी के आगे थे भाई, ये कभी कभी आ जाते हैं कभी कभी नहीं भी आते, कोई सिस्टम सा तो है नहीं इनका। अगला क्वेश्चन एल्जेब्रा का है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी का मान क्या होगा? तो भाई जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप अपने पास से कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम कर ले जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए अपने पास से। तो क्या वैल्यू होगी? देखो a को मैंने मान लिया 1, b को मैंने मान लिया 1, तो 1 और 1 2 बना, लेकिन बनना चाहिए 0, तो इसको मैंने मान लिया -2, तो 1 + 1 - 2 करूंगा तो 0 सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी रखनी है 1, b की 1 और c की रखनी है -2, ठीक है। तो जो भी दे इक्वेशन में वो सेटिस्फाइड हो जाए ऐसी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 1 और -2 मानेंगे,
आप कोई भी माने अपने हिसाब से, बट ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब किसी के मन में ऐसा आ गया, ऐसा कहते बोला जी 0 मान लेते, 0 + 0 + 0 = 0। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान देनी है कि a² अपॉन में bc प्लस b² अपॉन में ca प्लस c² अपॉन में ab। अब जिसके दिमाग में 0 0 0 आ रहा था, तो भाई 0 0 रखने से ये 0 हो जाएगा बेस में, तो बेस में 0 नहीं बनना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपने नहीं लेनी है, ठीक है, कि भाई बेस में, अगर बेस में 0 बना तो रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब बस रख दो, एक ही जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, b इंटू सी, 1 इंटू -2 कितना बनेगा -k2, फिर b², 1 का स्क्वायर 1 होगा, c इंटू ए, ये प्लस के साथ c इंटू ए, c और a मल्टीप्लाई करके -2 होगा, प्लस में c², -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने से प्लस में आ जाएगा, और अपॉन में ab यानी कि 1 इंटू 1 1 बनेगा, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का आधा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बनेंगे, और प्लस का 4/1 का मतलब 4। अब तुम देखो आधी रोटी क्या बनेगी, 1 रोटी, लेकिन दोनों माइनस की हैं तो इसका मतलब माइनस का 1 और प्लस का 4, आंसर कितना देगा 3, ठीक है। माइनस आधा कितना बनेगा -1। अगर किसी को दिक्कत आए तो एलसीएम लेके कर लेना भाई, ठीक है। तो आंसर बनेगा 3, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये रिलेटेड है आपका पॉलीगन से, ठीक है, पॉलीगन जिसे आप बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। तो समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो भाई देखो सीधा ही फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, और आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3, n - 2 × 180/n, इसका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, देखो पॉलीगन वो होता है जिसमें बहुत सारी भुजा हो, और बहुत सारी कितनी होंगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, बहुत सारी मतलब इससे ज्यादा तो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया भाई, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉलीगन वो जिसमें बहुत सारी भुजा हो, तो सबसे कम भुजा कितनी हो सकती है, तो 1 2 3, 3 से कम भुजा नहीं हो सकती। अगर 3 से कम भुजा होंगी, 3 से कम साइड होंगी, तो फिर ये जो हमारा डायग्राम बनेगा ये क्लोज नहीं बनेगा। मान लो 2 ही साइड होती तो फिर ये क्लोज नहीं बना ना, ठीक है। तो साइड को मिला के जो क्लोज फिगर बनेगा हमारा, वो हमारा होगा पॉलीगन यानी कि बहुभुज, ठीक है। तो मिनिमम कितनी 3, और मैक्सिमम 4 5 6 7 8 50 100 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, बट फिगर शुड बी क्लोज, तो वो होता है पॉलीगन। तो इसके अंदर ये सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, इसके अंदर 2 एंगल बनते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर वाले एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये होता है अंत्यकोण, ये होता है बाह्य कोण, क्लियर है। और आप देखो एक स्ट्रेट लाइन पर दो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, उनका टोटल कितना होता है 180, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं कह दूं कि अंदर बना है 50 डिग्री का, अगर अंदर बना है 50 डिग्री का, तो बाहर कितने का बनेगा, तुम कहोगे 130 डिग्री का, क्यों, क्योंकि टोटल होना चाहिए 180। तो अगर कोई भी एक पता लग जाए तो आप दूसरे को बता सकते हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब यहां पे जो फॉर्मूले फॉलो करने हैं वो मैं बता देता हूं। यहां पे पहला फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये होता है 360। एक तो ये याद रखना, और एक मैं थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये होता है n-2 इंटू में 180, ठीक है भाई। ये n-2 इंटू में 180, ये दो चीजें याद रखनी है। मैंने क्या बोला कि इसके यहां भी देखो एक बाहर का कोण बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, भाई 3 अंदर कोण बने हैं ना, सीधी सी बात है, जितने अंदर बनेंगे ना उतने बाहर भी बनेंगे। तो इसमें देखो अंदर 1 2 3 बने, तो 3 बाहर भी बनेंगे। तो किसी भी पॉलीगन के बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, तो हिंदी में लिख रहे हैं किसी बहुभुज के सभी, ये बाह्य कोण है, ध्यान रखना, एक्सटीरियर बाह्य होता है, इंटीरियर अंत होता है। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और किसी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को।
भाई उसमें कितनी साइड है, जैसे इसके अंदर 3 साइड है तो n को 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 180 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे ये दो फार्मूले अगर आपने याद रख लिए तो अब बिल्कुल आसान सी दो बातें और याद रखनी है। इसी से दो फार्मूले और निकलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे? अगर आपको ये पता है ये कितना है 360, तो इस 360 को अगर आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण। कैसे? इस 360 को डिवाइड कर दो n से, और दूसरा फार्मूला क्या है, इसको बस चेंज कर दो कि अगर मैं इस 360 को डिवाइड कर दूं ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण से तो मुझे क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ साइड मिल जाएगी। बात आ रही है समझ में? जो ये है यही नीचे भी करना है। कैसे? अगर मैं कह दूं ईच इंटीरियर एंगल प्रत्येक अंत्य कोण तो कैसे मिलेगा? अगर मैं इस सम को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ साइड से, ठीक है, और मैं बोलूं कि नंबर ऑफ साइड कैसे मिलेंगी, n कैसे मिलेगा, बस इनको इंटरचेंज कर दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, यानी कि n माइनस 2 इंटू 180 अपोन में ईच इंटीरियर एंगल। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा था, तो यहां पे आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में पूछा था द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो इंटीरियर एंगल आपसे पूछा था, तो इंटीरियर एंगल जो है वो ये लिखा है n माइनस 2 इंटू 180 बाई n। कहां लिखा? ऑप्शन 3 बताया था ना मैंने पहले, फॉर्मूला पूछा था सीधा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बस ये दो चीजें याद रख लेना भाई, ये अपने आप बनेगी। एक बार n से डिवाइड करेंगे तो बाहर का एंगल आ जाएगा, अगर इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक है, तो सारी रामगाथा बोल दिए मैंने इसके लिए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 1 मीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल टॉप इज 0.88 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 0.8 मीटर, देन इट्स अनदर पैरेलल साइड इज। तो देखो भाई, पहले तो ट्रेपेजियम होता कैसा है, इसका फोटो कैसा होता है पहले ये देख लो। ये इसका फोटो होता है ट्रेपेजियम, जिसमें ये साइड दोनों क्या होती है? पैरेलल। ये जो मैंने एरो लगाई ये पैरेलल का शो कर रहे हैं, यानी कि इन लाइन को कितना मर्जी बढ़ाओ ये कहीं मिलेंगी नहीं। हाँ, ये है अनपैरेलल लाइन, यानी कि ये मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन ने बोला कि जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 0.8, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दूरी होती है ये वाली, ये तिरछी होती है, ये सीधी, ये है 0.8, ठीक है, और एक साइड 1 मीटर है, ये साइड हमने 1 मीटर, कोई भी ले लेना तुम, ये लो चाहे ये लो, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि एक साइड बोली है समांतर भुजाओं में से। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया है, वो एरिया क्या होता है भाई वो देख लो। इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, इंटू में हाइट, हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड। मान लो इसका नाम ए है, इसका बी है, तो ए जमा बी, ये दोनों का टोटल इंटू में ये वाली हाइट, ये एच है आपकी, ठीक है। तो एरिया कितना दे रखा है? दिस इज 0.88, ये दे रखा है, हाफ इंटू में ये साइड मुझे मालूम नहीं, तो सम कितना बनेगा? इसको ऐसे लिख देते सीधा 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई, ये 1 है, ये एक्स है, मुझे नहीं पता क्या थी, इंटू में हाइट विच इज 0.8, बस फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है सो? इसका पॉइंट हटाए तो नीचे कितना है? 100, इसका पॉइंट हटाए तो नीचे कितना है? 10। अब देखो 0 से 0 उड़ गया, क्लियर है। अब 8 से देखो बराबर आए तो ऊपर से ऊपर भी उड़ा सकते हैं, 8 से 11 पे उड़ा, 2 से ये 5 पे उड़ा, नीचे से नीचे उड़ा दिया, ऊपर से ऊपर उड़ा दिया। अब मुझे बताओ बचा क्या? इधर तो बच गया 11 बटे में 5, इधर क्या बच गया? 1 जमा में x, बाकी तो सारा कट गया। 11/5 को मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 आएगा भाई। ये सोल्व करने पे कितना आएगा? 2.2 आएगा। तो यहां से 2.2 अगर 1 प्लस एक्स के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1.2 जो है वो बचेगा। फिर 2.2 में से 1 माइनस कर लेना, इतना तो कर लोगे, ऐसे पॉइंट वाला है ही नहीं ना पोर्शन, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? 1.2। 1 पॉइंट दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1.2 मीटर। ये है इसका जवाब।
ये बाकी के ऑप्शन है। ठीक है, तो 1.2 मीटर। तो फॉर्मूला अगर आपको पता था तो क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगना था। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो फिर पॉलीगन से रिलेटेड आ गया। कह रहा है कि एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो इसके सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 1:2:3:5:9, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। छोटे कोण का मान पूछ रहे हैं। तो देखो पेंटागन होता कैसे है, जिसकी 5 भुजा हो, ठीक है, कि 5 साइड हो, वो पेंटागन होगा। देखो 5 साइड है इसमें, 1 2 3 4 5, छोटी बड़ी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रेगुलर नहीं है ना। रेगुलर होता तो सारी साइड बराबर होती, लेकिन ये क्या है, छोटी बड़ी है। कोई बात नहीं, पेंटागन, भावनाओं को समझो, मतलब क्या कि 5 भुजा वाली आकृति पेंटागन। तो क्या कह रहा है, इसके एंगल्स का रेशियो, ये जो एंगल्स है इनका रेशियो दे दिया। देखो 5 साइड है तो एंगल भी 5 है, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है, तो आप इसको पहले को क्या मानो x, दूसरे को क्या मानो 2x, तीसरे को मानो 3x, फिर 5x और 9x, ठीक है। इन सब का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? देखो ट्रायंगल में तो 180 होता है, इसके जो एंगल है, रेशियो का मतलब क्या, एग्जैक्ट वैल्यू ना होना, तो 1x 2x 3x 5x 9x, ठीक है। इनका टोटल किसके बराबर होगा? तो देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालता है ये फॉर्मूला, n-2 इंटू 180, ये सम का फॉर्मूला है। अब कोई बुक में पढ़े ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये 2n-4 इंटू में 90। कोई बोले जी हमने तो ये वाला पढ़ा था, ठीक है, 8वीं की बुक में बोला जी हमने तो ये पढ़ा था 8th क्लास में। भाई ये और ये दोनों सेम है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 180 बन जाएगा। तो अब देखो नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 5, इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, इंटू में ये, तो 3 इंटू में 180, सम कितना है 540, यानी कि इसको रखना है किसके बराबर, 540 के बराबर। अब ये काम ऐसे किया, इसका एक आसान तरीका और भी है। क्या? इस पेंटागन में कोई एक पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट पकड़ के यहां ट्रायंगल बनाने शुरू कर दो। देखो एक ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये बन गई, कितनी बनी, 1 2 3, 3 ट्रायंगल बनी। इसका टोटल कोणों का, इंटीरियर एंगल का सम, सभी कोणों का योग ट्रायंगल का 180 होता है, सबको पता है। इसका भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा, तो 180 180 180 कितना बना, 540। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फास्ट होगा, ठीक है। तो बस अब इसका टोटल 9 5 14 3 17 2 18 17 2 19 और 1 20, 20 x की वैल्यू है 540, x की वैल्यू क्या आएगी 540 अपॉन में 20, काटेंगे 27। क्लियर है, कितना आया 27। और पूछ रहा था सबसे छोटा कौन, तो x 27 आ गया, तो 27 27 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आई। और बिना x लगाए भी हो सकता है, जब भी सम की बात हो तो बिना x लगाए भी आप कह सकते थे। क्या? 9 5 14 3 17 2 19 और 1 20, 20 की वैल्यू कितनी है 540, 1 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। क्लियर? तो कर सकते हो आप, ऐसे करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। यदि x अपॉन 1.96 का रूट इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या दे रखा है, x अपॉन में रूट ऑफ 1.96 किसके बराबर दे रखा है, 400 के बराबर x पूछ रहा है। तो भाई देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1.4, 13 169 14 196, 1.4 आएगा ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 400। किसी को ये नहीं आए, किसी को ये नहीं आए, तो 196 को ऐसे ब्रेक करना, 2 से तोड़ा, 2 में 18 2 8 16, 2 से तोड़ा 49 पे, 7 7 49, 7 एकम 7, ये क्या बन रहा है 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 7 7 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना 7, ठीक है। तो 2 से ये 2 बना, ये 7 2 7 14 बना, और 2 से 1 हो जाता है ये। ऐसा क्यों? देखो हालांकि ये सब कुछ लिख के नहीं दिखाना, जब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा ना, तो इसका तो आया 14 और 100 का कितना आया 10, तो ये 1.4। तो ऐसे याद रख लिया करो कि अगर वर्गमूल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 रह जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ 1 रहेगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में कर दो भाई, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, इससे कटाइए, 14 चौके 56 और 560 इसकी मल्टीप्लाई आ गई। तो दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन आंसर बनेगी, ठीक है। अगला टाइम एंड वर्क आ गया भाई।
क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला काम कितने समय में करेगा? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी कैन डू टुगेदर दिस वर्क इन 3 hours, एंड ए एंड सी कैन डू टुगेदर इन 2 hours, देन इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डन? ठीक है, तो देखो इस चैप्टर का जो फंडा है वो बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा लिख दूं, ए ने लिए 4 घंटे, ए ने 4 घंटे लिए, बी और सी ने लिए 3 घंटे, बी और सी मिलकर ले रहे 3 घंटे, और सी और ए और सी मिलकर कितने ले रहे हैं? 2 घंटे, ए और सी मिलकर ले रहे हैं 2 घंटे। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लें। सबसे बड़ा नंबर 4, 4 एकम 4, इसमें आता है इसमें नहीं आता, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है भाई, सबकी टेबल में आना चाहिए, तो 12 हो गया टोटल वर्क। 12 से 4 को 12 को 4 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 से करूंगा 4 आएगा, 2 से करूंगा 6 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर का मेन फंडा क्या है कि काम जिससे करवाने, किससे करवाने? बी से करवाने। तो टोटल काम को डिवाइड कर दें इसके 1 डे के काम से, ठीक है, जो टोटल काम है उसको बी के 1 डे के काम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? टोटल काम कितना था? 12, ठीक है भाई। ए जो है वो एक जो काम है इसने क्या किया, 4 घंटे में पूरा काम कर दे रहे हैं। अगर 4 घंटे में पूरा कर रहा है तो 1 घंटे में ये 3 काम कर रहे हैं, ये 1 घंटे में दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, ये 1 घंटे में दोनों मिलके 6 कर रहे हैं। तो तुम बस मुझे इतना सा बता दो, अगर ए ने 3 रोटी खाई, सिंपल सी बात करूंगा, ए खा रहा है 3 रोटी, ए 3 रोटी खा सकता है, जबकि ए और सी ने खा ली कितनी? 6 रोटी। तो तुम मुझे बताओ, अगर ए ने 3 खाई और दोनों ने मिलके 6 खाई, तो इसका मतलब यहां से पता लग रहा है सी भी 3 खा रहा है। भाई ए तो 3 खा ही रहा था और ए और सी 6 खा रहे थे, इसका मतलब सी खा रहा है 3, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, सी 3 रोटी खाता है जबकि बी और सी मिलके 4 खा रहे हैं, तो इसका मतलब सी ने 3 खाई, तो इसका मतलब बी को 1 ही मिली। अगर बी और सी 4 खा रहे हैं तो 3 तो सी खा जाता है, तो 1 रोटी कौन खा रहा है? बी खा रहा है। तो बी 1 दिन में 1 ही रोटी खाएगा या 1 घंटे में 1 ही काम करेगा, तो 12 काम करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये फंडा इस क्वेश्चन का, बस एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं, 1 डे वर्क को एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी बोलते हैं। ये निकाल लो आप, इसके बाद आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो फिलहाल बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका अगला क्वेश्चन जो बिना पेन चलाए आपका हो जाएगा, ठीक है। बट होगा कैसे, उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक यहां बताऊंगा आपको, क्योंकि डिटेल की तरफ जाओगे तो फिर टाइम लगेगा। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि 14 - 6√5 का वर्गमूल, 14 - 6√5 का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 14 - 6√5। तो देखो भाई, इसकी ट्रिक क्या है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपने करना क्या है, यहां पे 2 होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 2 होना चाहिए। तो क्या मैं इस नंबर को 2 × 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने कहा यहां 2 होना चाहिए, तो 2 के लिए इस 3 को अंदर भेज दो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पे। तो ये 3 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा? 9 बनेगा। क्लियर है? 3 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा? 9 बनेगा, ठीक है। तो 9 को फिर से बाहर निकाल के लाओ, देखो 3 बनेगा। किसी के मन में बोला 9 बन गया अंदर, तो 9 का रूट निकालो बाहर, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 9 × 5 = 45। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन की पहचान क्या, रूट के अंदर रूट आर और यहां 2 आना चाहिए, नहीं है तो लेके आना, जैसे मर्जी लाओ। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और ऐड करूं तो ये आ जाए। देखो 9 और 5 14, 9 × 5 = 45। अगर ये चीज बना दी तुमने, तो बस आंसर कैसे लिखना है, जो ये वाला बड़ा नंबर है इसको आगे लिख के रूट लगा दो, छोटे वाले को पीछे लिख के रूट लगा दो, आगे वाले बड़े को लिखो, आगे बड़े लिख दो और इस पे रूट लगा दो, और छोटे को पीछे। माइनस है तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस लगा देना, ठीक है भाई। तो अब इसका आंसर बनेगा 3 - √5, 3 - √5। तो ये इसका आंसर बनेगा, और यहां कहीं पर दिख रहा है आपको 3 - √5, ये दिख रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी यहां पर, ठीक है, इसलिए यहां पे इसको प्लस माइनस लगा दिया। तो कोई बात नहीं, ये x से लेके सोल्व करते ना, तो x² बनता है उसमें, तो x² की वैल्यू निकालेंगे
तो वो 2 वैल्यू आएंगी, इसलिए यहां प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, क्या फंडा था प्लस माइनस का, तो आप देखो ये मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन 3 माइनस रूट 5 आसान था ना क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं। तो ये बात याद रखना जो मैंने बोल के बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पेडागोजी का है कि गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु है। फॉर विच स्टूडेंट प्रोमोटिव प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड। तो देखो भाई, किनको प्रमोट करोगे, कमजोर छात्र को करोगे, मंदबुद्धि को करोगे, पिछड़े को करोगे, या प्रतिभाशाली को करोगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो पहले इंटेलिजेंट है उसको तो क्या प्रमोट करना, तो किसको प्रमोट करेंगे, बैकवर्ड यानी कि पिछड़े हुए स्टूडेंट को। जो कमजोर चल रहा है उसी को, तो ठीक है, बैकवर्ड स्टूडेंट, पिछड़े छात्र को प्रमोट किया जाएगा। तो आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखो भाई, इसका तरीका क्या, मुझे बताओ 2 अंकों के नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं, 10 से शुरू हो जाते हैं, 10, 11, 12, 13 और कहां तक चलते हैं, 99 तक। ठीक है भाई, ये सारे 2 डिजिट के नंबर हैं, लेकिन इनमें से सारे नहीं बताने, वो बताने जो 2 से कटेंगे। जैसे 12 कटेगा, फिर 15 कटेगा, सॉरी 3 से जो कटेंगे, 2 से नहीं 3 से, 12 कटेगा, 15 कटेगा, इस तरह से कटेंगे। तो भाई इसके लिए अब सिंपल सा मेथड है, क्या, जो सबसे लास्ट नंबर है उसको उठाओ और 3 से उड़ा दो। 3 से उड़ाऊंगा तो कितने पे उड़ेगा, 33 पे। ध्यान रखना, मैंने बोला लास्ट नंबर को उठाओ और 3 से उड़ा दो, यानी कि काटना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 तिया 9, फिर उतारा 9, 3 तिया 9, ये डिवाइड करना है। यहां पे क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा उसकी बात ही नहीं करनी, ये बचे तो ठीक, ना बचे तो ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जितने पे जाएगा वो आपने यहां पे लिख देना है। ठीक है, अब ये 33 नंबर 99 तक ऐसे आएंगे जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ इस क्वेश्चन में 1 से 9 तक के तो नंबर थे ही नहीं। आप देखो, मैंने कहा कि 1 से 99 तक के 33 नंबर, 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, लेकिन इसके अंदर शुरुआत के 9 नंबर तो थे ही नहीं। तो उन 9 नंबर्स में 3 से कटने वाले कितने नंबर थे, 3। देखो 3 कटेगा, 6 कटेगा और तीसरा 9 कटेगा। ये 3 नंबर सिंगल डिजिट के हैं जो कि हमने काउंट कर दिए थे, नहीं लेने थे तो इनको माइनस कर देना, तो आंसर बनेगा 30। ऑप्शन नंबर 2, 30 नंबर्स ऐसे होंगे 2 अंकों के जो 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0 के मूल क्या होंगे। मूल मतलब रूट, यानी कि x की वो वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं जिसे इसमें रख दूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो भाई देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 तरीके हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये जो बीच वाली टर्म है इसको तोड़ के कर सकते हैं, या x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप किससे, -b + -√b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूले की मदद से, जहां पर a b c आपको क्या दिखाई देंगे ये भी बता देते हैं। ये जो x² के साथ दिखेगा इसको a बोलते हैं, जो x के साथ दिखेगा विद साइन इसको b बोलते हैं, और जो तीसरा बच गया विद साइन का मतलब क्या, वो प्लस का है तो प्लस का लेना है, माइनस का है तो माइनस का लेना है। तो ये a है, ये b है, ये c है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्यों, मैं यहां पे क्या इस्तेमाल करूंगा, ये जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, एक ये और एक ये। अगर ये दोनों वैल्यू आ रही हैं तो इसका नाम हमने रख दिया अल्फा, इसका नाम हमने रख दिया बीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है। मान लो दोनों अलग सेम भी आ जाए कोई बात नहीं, इनके नाम रख दिए भाई, तेरा नाम पहली वैल्यू का नाम है अल्फा, दूसरी वैल्यू का नाम है बीटा। तो यहां से इस इक्वेशन से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो x की 2 वैल्यू आएंगी, ये जो x की 2 वैल्यू आएंगी इनका सम क्या होता है इस इक्वेशन के हिसाब से -b/a, ये कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखा जा रहा है।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन में ए। बी कौन सा, ये वाला, लेकिन प्लस का नहीं माइनस का लेना है, अपोजिट साइन लेते हैं। अपॉन में ए ये वाला, प्रोडक्ट में आता है सी अपॉन में ए। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन पे देखो, अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, सी अपॉन में ए यानी कि 2/3। देखो ये है सी, ये है ए, तो 2/3 आएगा। सम ऑफ रूट्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा, माइनस बी। तो ये देखो बी क्या है, माइनस का, तो इसको प्लस का लेना है। यहाँ पे यहाँ माइनस का तो चेंज, अरे भाई इसमें प्लस का था तो माइनस लिया था ना, तो इसमें माइनस है तो इसको प्लस का लेना है, अपॉन में ये। ठीक है, तो जिस ऑप्शन से मुझे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी वही आंसर होगी। अब देखते हैं कैसे, तो मुझे बताओ, सीधी सी बात, इससे बजाय इसको चेक कर लू ना, कैसे। यहां पे ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं यही एक्स की दो वैल्यूज हैं। तो मान लो अगर एक्स की दो वैल्यू ये है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो 1 × 2 तो 2 आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता ना ऐसा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली 2 3 जा 6, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ऐसा आना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इस बात को। फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, ये इनटू में ये, भाई देखो ये x की जो वैल्यू है इसका नाम अल्फा है, 2/√3 इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 3 3 9, और ये कितना होता है 2/3। आ रहा है तो फिर ये आंसर है और कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आपके सामने, रिजल्ट। कितनी देर लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि आप अगर इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो आपको फिर ये सोल्व करना क्यों पड़ेगा, ऑप्शन में ही तो दे रखी है। एक्स की दोनों वैल्यू जो सोल्व करके आएंगी, जो अल्फा बीटा आएंगे, वो ऑप्शन में दे तो रखे हैं। तो बस ये कोफिशिएंट की टर्म्स में याद रख लो ये क्या होते हैं और ऑप्शन से देख लेना। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब देखो ये पॉलीगन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और पॉलीगन का क्वेश्चन अगर इसको आप डिटेल से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको भी हम करेंगे कैसे, बाय ऑप्शन। बड़े ध्यान से सुनना, आज मैंने बताया भी है इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है, कह रहे कि दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात, समबाहु मतलब जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, 1:2 तथा उनके अंत्य कोणों का माप 2:3 है, तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या होगी। The ratio of sides of two regular polygons is 1:2 and the ratio of their interior angles is 2:3. The sides of regular polygons are, तो साइड्स यहां पर पूछी जा रही हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मैं बता दूं। सबसे पहले उनकी साइड का रेशियो दे रखा है, यानी कि साइड को हम n मानते हैं, n इज द नंबर ऑफ साइड। तो दोनों पॉलीगन्स की जो नंबर ऑफ साइड का रेशियो है दिस इज 1:2, यानी कि अगर इसमें एक साइड है तो इसमें डबल है इसकी। ठीक है भाई, और इनके क्या दे रखा है, अंत्य कोणों का माप, अंत्य कोण का मतलब इंटीरियर एंगल, बताया था ना, I फॉर इंटीरियर एंगल, और इनके इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:3, यानी कि इसके अंदर कोण 2 बना तो इसके अंदर 3 बनेगा, इसके अंदर 20 बना तो इसके अंदर 30 बनेगा, दोनों को 10-10 गुना कर दिया। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। तो भाई ये अगर हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन किस दिन काम आएंगे, ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 4 8, यानी कि पहले वाले में अगर 4 साइड है तो दूसरे वाले में 8 साइड है। ठीक है भाई, ऑप्शन से उठा लिया मैंने। अब मैं ऑप्शन से कैसे चेक करूंगा, सुनो, तो मुझे बताओ अगर किसी पॉलीगन में n 4 दे रखा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, देखो मैंने आज समझाया अभी, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा, जब मैं 360 को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ साइड से, कितना मिलेगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को, होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये पहले वाले का था तो पहला एक्सटीरियर आ गया हमारा। अगर दूसरे वाले में साइड 8 है, ऑप्शन को उठाया मैंने, देखो इनमें 1:2 का रेशियो है, तो अगर इसकी साइड 8 है तो इसका ईच एक्सटीरियर कितना मिलेगा, इसको 2 बोल देते हैं। तो 360 को n से डिवाइड कर दो, बताया था मैंने फॉर्मूला, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, इसका एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। देखो इसके बाहर एंगल बनेगा 90 का, इसके बाहर बनेगा 135 का। क्लियर है। अब मुझे यहां से बाहर के एंगल पता लग गए, लेकिन रेशियो मेरे पास अंदर के एंगल्स का है, तो अगर बाहर इतना बना तो अंदर कितना बनेगा भाई, 90 बाहर बन गया तो अंदर भी तो 90 बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था एक लाइन पे अगर इधर इंटीरियर है इधर एक्सटीरियर है तो दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है
180 डिग्री होता है। तो अगर बाहर की ओर एक्सटीरियर एंगल 90 बन गया तो ये कितना होगा 90। भाई एक पता होगा तो दूसरा पता लग जाएगा। अच्छा मुझे बताओ इसका इंटीरियर कितना बनेगा, आई फॉर इंटीरियर, इसके बाहर 45 बना तो अंदर कितना बनेगा, 180 में से 45 माइनस कर दोगे तो 135 बनेगा। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? ये कैसे लिख रहा हूं मैं, अरे भाई अगर किसी पॉलीगन के बाहर 45 का एंगल बन रहा है तो अंदर कितना बन रहा होगा, बाहर 45 है तो अंदर कितना बनेगा, 135 बनेगा। तो अब देखो क्या यहां से I1 और I2 का रेशियो यानी कि 90 और 135 का रेशियो ये आएगा, अगर आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो फिर दूसरे ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसको काटूंगा तो 9 धाया 90, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये सेम 2:3 आ गया। कितना आ रहा है 2:3। तो फिर यही आंसर मिल गया मुझे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मैं क्यों चेक करूंगा इन अगली ऑप्शन को, इनको क्यों चेक करूंगा, जरूरत ही नहीं है। डिटेल लगाओगे तो लंबा पड़ेगा, कंसेप्ट यही है। ठीक है, वहां पे एक्स उक्स मानना पड़ेगा, क्या फायदा इन चीजों का, जब इतना आसान यहां से हो गया फिर उसकी जरूरत है क्या। क्लियर है? फिर भी अगर आप चेक करना चाहें सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो तरीका मैंने बता दिया। नंबर ऑफ साइड्स से अगर मैं डिवाइड करता हूं बाहर वाले सम को, एक्सटीरियर एंगल के सम को, तो मेरे पास एक बाहर का कोण आ जाता है जो कि मैंने पीछे बताया भी था फॉर्मूले में। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का एक बाहर का आ गया तो अंदर का निकाल लो और रेशियो चेक कर लो ये बनेगा कि नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंसुरेशन, 6 त्रिमिति का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की मोटाई क्या होगी। अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। क्या कह रहे हैं देखो भाई, मैं थोड़ा सा बना के समझाता हूं कि भाई पहले हमारे पास है ना कोई एक ये तार थी और इसको खींच के पतला कर दिया और ऐसी बना दी, हाँ मोटी होगी इधर से, लेकिन तार रहेगी तो ऐसी ना, तार की फॉर्म तो क्या होगी, ऐसी होगी। भाई एक तार थी हमारे पास, उसको हमने ऐसा बना दिया। अब क्या क्या डायमेंशन है, व्यास, व्यास होता है ये पूरा, ये है 1 सेंटीमीटर यानी कि पूरा 1 सेंटीमीटर, तो आधा क्या होगा, एक का आधा यानी कि 0.5, 0.5 बोल दो या 1/2 बोल दो। ठीक है, और ये तार कितनी लंबी थी 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर। अब इससे हमने एक लंबी तार बना दी जिसकी लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। बोला तार की मोटाई कितनी होगी, ये मोटाई पूछ रहा है, इसका मतलब डायमीटर पूछ रहा है, इसका डायमीटर यानी कि व्यास पूछा जा रहा है। डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस, तो कितनी मोटी होगी जितना उसका डायमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये पूछ रहा है हमसे, तो यहां पे ये बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, और सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं क्या, बेलन। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इसको पिघला के इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो इसका मतलब जितनी वजन की ये होगी उतनी वजन की ये भी बनेगी, वो बताओ शेप चेंज होगी। तो वॉल्यूम यहां पे सिलेंडर का यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या होता है रेडियस, ठीक है, एच होती है इसकी हाइट। तो इसका वॉल्यूम पिघल के बना किसका, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो मैं रखता हूं इसका वॉल्यूम क्या, पाई इंटू आर, आर कितना है देखो, डायमीटर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या बनेगा इसका हाफ, 0.5 का मतलब क्या होता है, ये तो होता है 1/2, तो ये पूरा है, इसका आधा मैंने कर दिया, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 8, ये 8 होगी। इसको पिघला के बनाया ये, तो वॉल्यूम सेम रहेगा यानी कि इसका भी क्या रहेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस तो मुझे मालूम ही नहीं है, इंटू एच, एच कितनी है 18, इसका रेडियस नहीं पता मुझे, रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैं डबल कर दूंगा वो तार की मोटाई आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में चल रही है, लेकिन ये वाली जो है वो मीटर में है। ध्यान दो, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, ये खास ध्यान देना है, और ये 18 मीटर है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर इधर है तो फिर इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो अब ये सारे सेंटीमीटर में हो गया। तो देखो पाई से पाई कटा। अच्छा, इसके अलावा एक और ध्यान रखना,
मान लो इसको पिघला के कुछ और भी बनाया जा सकता था, तो दोनों के ना वॉल्यूम सेम रखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 8 बराबर है ये आर स्क्वायर एज इट इज, इंटू में 18, इंटू में 100, ठीक है। 4 से कटा 2 पे, 2 से इधर काट दो 9 पे, 9 गुना 100 900, तो इधर क्या बचा 1, इधर बना आर स्क्वायर इंटू में 900, ठीक है भाई। इधर 1 सारा कट गया ना, ये 900 इधर से किधर आ गया, इधर आ गया, ये 900 किधर आ गया, इधर आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो यहां से मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी मिली, 1/30, 30 का स्क्वायर 900, यही तो होता है ना। तो 1/30 मुझे आर मिल गया। ध्यान दो, मुझे आर मिला है, मुझे तो तार की मोटाई बतानी है। तो मुझे बताओ ये सर्कल कितना मोटा है, इससे पता लगेगा कि इस पूरे से पता लगेगा, इस पूरी जो ये डायमीटर है इससे पता लग रहा है, व्यास से। तो अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यानी कि व्यास होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। भाई रेडियस क्या होता है, आधा, और डायमीटर होता है इसका डबल, तो इसका डबल कर दो। तो 1/30 का डबल करूंगा तो क्या बनेगा, 1/15, ये बनेगा 1/15। तो ये हो गई तार की मोटाई विच इज 1/15 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन क्या भाई, लेकिन तो ये हो गया कि आंसर में तो सेंटीमीटर लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी, आंसर में कहीं भी सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मिलीमीटर में। सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर, तो इसको और छोटा बनाना है, ठीक है, तभी आपका आंसर बनेगा। तो अब इसको और छोटा, सेंटीमीटर से अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/10 से, ठीक है। इस बात को ऐसे समझ लो या इस बात को ऐसे समझ लो, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा साफ करके। मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 1/15 सेंटीमीटर। मुझे इसको और छोटा बनाना है, ये किस में आया, मेरा डायमीटर आ गया, व्यास आ गया। इसको और छोटा बनाना है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 10 से, इसको इस वाली वैल्यू को, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो 10/15 बनेगा, ठीक है भाई। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 वो ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में, तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 3 15, दिस इज 2/3, और सोल्व करूंगा तो 0.666 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.67, क्योंकि अप्रोक्स दे रखा है, तो 0.67 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 0.67 मिलीमीटर लगभग। कैसे चेंज किया ये मैंने आपको बता दिया। कभी भी अगर आपको दिया जाए, क्या बोला भाई 5 सेंटीमीटर है, इसका मिलीमीटर बना दो, तो तुमने क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्लियर। नहीं सॉरी भाई, थोड़ा सा गलत बता गया मैं, ठीक, थोड़ा सा गलत बता गया। अगर मुझे इसको इससे करना है तो यहां पे मैं सही लिख रहा था पहले, थोड़ी सी बात गलत होगी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, क्लियर। जो बात मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो ध्यान दो यहां पे गलत बताया गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरी सेंटीमीटर में वैल्यू है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करनी है, तो मल्टीप्लाई करें 10 से। हाँ, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना होता तो फिर डिवाइड करना होता है 10 से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 विच इज 0.67, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना इसका, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इससे ये बनाना, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो फाइनल आंसर में 10 से मल्टीप्लाई करके बताना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का आ रहा है भाई। यदि 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3/2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई यहां पे बोल रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में 4 और माइनस के 4x भी है, इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन में 2। ये दे रखा है 3x माइनस 5/4 माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस में x माइनस 3/2। तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब या तो तुम एलसीएम पेलसीएम लेते रहो और इसको सोल्व करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो और सोल्व करते रहो, या दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन उठाओ और आंसर बता दो। ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं सबको,
पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, -5। अगर x -5 है तो -5 रख दो, x को क्या रखो, -5। तो मुझे बताओ x को -5 रखूंगा तो 3 इंटू x -5 है तो -5 अपोन में 4 कितना बनेगा, 3 इंटू में -10 अपोन में 4। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा तो इसके चांस मुझे कम लग रहे हैं। 4 इंटू -5 विच इज कितना बन रहा है, -20। -20 करूंगा तो +20 बनेगा। तो पूरा पूरा कट सा नहीं रहा ये, अगर कटता तो थोड़ा सा अच्छा होता क्योंकि डिवाइड में ये है ना। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि -5 आंसर नहीं है कहीं ना कहीं। फिर मैं x को दूसरी वैल्यू रखूंगा विच इज 3, x को 3 रखते हैं। जैसे मैंने x को 3 रखा तो 3 इंटू में 3 -5 अपोन में 4 ये कितना बनेगा, 3 इंटू में -2 अपोन में 4 ये कटेगा, माइनस में आएगा और यहाँ पे 4 इंटू -3 करूंगा तो ये प्लस में 12 आ रहा है। तो यहाँ भी पूरा पूरा सा कटा नहीं, मैं कोई एक ऐसी ऑप्शन देखना चाह रहा हूं जिससे पूरा पूरा कट जाए। और ऐसी ऑप्शन अगर -3 रखूं तो -3 और -5 -8 और 4 से कट रहे हैं। 5 रखूंगा तो 5 -5 0। देखो ये तो रखूंगा नहीं, क्यों नहीं रखूंगा, अगर 5 रखूंगा तो 5 -5 0 तो 0 हो जाएगा ये पूरा। तो मेरे को अब ये ऑप्शन दिख रहा है जो माइनस में है, इसको मैं रख के देखना चाह रहा हूं एक बार। और जैसे मैं इसको रखूंगा तो मुझे ये थोड़ा सा कटता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखें। जैसे रखूंगा 3 इंटू में -3 -5 और ये बनेगा -8 जो कि 4 से पूरा पूरा कटेगा, माइनस में 4 इंटू में -3। क्लियर है, तो ये देखो क्या बना, 3 इंटू में -8 अपोन में 4 और 4 से ये पूरा कटा कितना बना, -6 बनेगा ना। चलो इधर ही लिख देता हूं, दिख रहा है। अच्छा इसको सोल्व करूंगा तो 4 के 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस के क्या बने 12, तो प्लस के 12 करूंगा तो कितना आ रहा है 6। इधर से मेरा आंसर आ रहा है 6, तो इधर से 6 आ रहा है तो इधर से भी देखते हैं क्या आएगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से सोल्व कर देता हूं। जैसे मैंने रखा इसमें 3 माइनस में, x को क्या रखा मैंने, -3, ध्यान रखा x को माइनस का 3 रखा है, -3 अपोन में 2। तो ये कितना बन गया, 3 माइनस में -6 अपोन में 2 और कितना बनेगा -3। तो 3 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 6 और ये सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी 6 उधर भी 6, तो यही आंसर है। तो ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करें जिससे ये कटे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रख के माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से करना, बजाय कि आप एलसीएम लें, ये ज्यादा आसान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पेडागोजी का है। सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। All science education which does not commence with mathematics is invariably defective as its foundation. This statement was stated by whom? किसने कहा भाई, रोजर बेकन ने कहा, हॉगबेन ने कहा, हर्बर्ट ने कहा या लोंगबैक काम्टे ने कहा। तो आपको आंसर की में मिलेगा इसका लोंगबैक काम्टे। ठीक है, तो ये आंसर है भाई, इसका कर लेना आप। आंसर की ऑफिशियल के हिसाब से मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एल्जेब्रा का है। व्यंजक x³ - 3x² - 9x - 5 के गुणनखंड क्या होंगे। The expression x³ - 3x² - 9x - 5 has factors। अब देखो ये 9th क्लास में आता है ये वाला जो टॉपिक है ना, और उसमें इसको हम पहले अज्यूम करके वैल्यूज को रखते हैं। मतलब क्या, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं, करेंगे क्या वो भी बताऊंगा। यहां पे दे रखा है x³ - 3x² - 9x - 5, ये दे रखा है। तो यहां पे जब क्यूब में आ गई, देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक कैसी होती है, जो ऐसे x² से शुरू, ये क्वाड्रेटिक रहेगी। ठीक है, ये क्यूबिक है। तो इसमें एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। वो कैसे निकला जाता है, इसके लिए आप x की वैल्यू को अपने पास से रखें। जैसे मान लो मैंने 1 रख दिया, मैंने देखा कि क्या ये 1 से पूरा पूरा रखने से 0 बनेगा। जैसे मैंने 1 रखा तो ये 1 का क्यूब 1 बनेगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, -9 - 5। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं बना। आप इसको सोल्व करेंगे 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको -1 रख दूं, तो -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, ये बनेगा -1। 3 पावर है तो नेगेटिव आएगा। -1 का स्क्वायर प्लस का आएगा, 1 इंटू -3 -3,
माइनस माइनस प्लस और -5, तो देखो 5 3 8 और 1 9 और ये आ गया 0। ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है और इस फैक्टर को लिखते हैं x प्लस 1 करके। ये माइनस का है तो x प्लस 1। ठीक है, ध्यान दो कैसे फैक्टर निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा भी था। अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी कि x की वैल्यू को क्या रखना है, -1। मैंने कहा ये इसका फैक्टर ये है, फैक्टर का मतलब इससे ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। -1 रखा था तभी तो ये 0 हुआ था, तो ये इसका हिट एंड ट्रायल से मेरे पास एक फैक्टर आ जाता है ये वाला, और इससे आप इसको डिवाइड करते हैं तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, द्विघात समीकरण आएगा डिवाइड करने पे, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको हम फिर फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से या कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। ये इसका डिटेल तरीका, या आप इनको भी स्प्लिट करके सोल्व कर सकते हैं, पर वो स्प्लिटिंग आनी चाहिए आपको। इनको भी तोड़ के आप करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन मैं तो वो बात करूंगा ना जो एग्जाम में हमारे लिए फायदेमंद होगी। एग्जाम में क्या फायदेमंद होगा, आपके ऑप्शन फायदेमंद होंगे। मुझे इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, यानी कि मुझे देखना है कि ये इक्वेशन किस किस से डिवाइड होगी। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन से पूरी डिवाइड होगी, क्या वो सेकंड से डिवाइड होगी, क्या वो थर्ड से डिवाइड होगी, ये किस से डिवाइड होगी, ये मुझे चेक करना है। तो मैं अब इसको कैसे चेक करूंगा, क्या मैं ऑप्शन 1 उठाऊंगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि x - 1 का स्क्वायर और इनटू में x + 5, ये इसके फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो है इससे भी डिवाइड होना चाहिए, x - 1 के स्क्वायर से भी डिवाइड होना चाहिए, और ये इससे भी डिवाइड होना चाहिए। तो मैं क्यों ना पहले इसको चेक कर लूं। तो अगर कोई इससे x - 1 के स्क्वायर से चेक डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, यही वैल्यू 2 बार। अरे भाई कोई 3 का स्क्वायर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या, 3 × 3 तो हुआ। तो अगर इसका स्क्वायर दे रखा है तो x - 1 x - 1, तो भाई अगर x - 1 से डिवाइड हो गया तो इस वाले से तो जरूरी हो जाएगा, इससे होगा तो इससे भी हो जाएगा, है ना। मैंने कहा भाई 9 है, 3 × 3, भाई 3 से डिवाइड हो रहा है तो इससे भी तो हो रहा है। ठीक है, तो ये बात मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो अगर ये मेरा x1 - 1 से डिवाइड हो रहा है, ये मेरा अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या कर दो, पुट 0, और x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी 1। तो जैसे मैं x को 1 पुट करूंगा तो ये 0 आना चाहिए, डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो मैंने अभी 1 रख के दिखाया था, ये 0 नहीं आया था, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने x को 1 रख के दिखाया था, 1 रखूंगा तो ये बनेगा 1 - 3 - 9 - 5, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 आंसर नहीं है, छोड़ दो। जैसे आंसर ना मिले छोड़ दो, उसको नहीं देखना। अब सेकंड ऑप्शन बी लिख रहा हूं, वहां पे 2 लिखा है, मैं बी लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। x + 1 का स्क्वायर x - 5, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मैं इसको कहूंगा कि भाई अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -1। अभी मैंने -1 रख के दिखाया था, ये 0 बना था। देखो मैं फिर से रख के दिखाता हूं, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 × -3 माइनस माइनस प्लस -5। ठीक है, तो देखो 5 3 8 और 1 9, 9 माइनस के 9 प्लस के कितना बना, 0 बना भाई। इसका मतलब ये तो इसका एक फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर ये है x - 5, तो इसको भी 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि x को 5 भी रख के देखो क्या ये फिर से 0 आएगा। तो 5 रखो, 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर -9 × 5 -5, 5 का क्यूब यानी कि 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 पंजे 125, -5 का स्क्वायर 25 दिया 75, -9 पंजे 45, माइनस के 5। अब इसको सोल्व करो, 75 और 45 120, 120 और 5 125, 125 - 125, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। बस फिर यही आंसर है, आंसर मिल गया, और क्या करना था, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर बनेगी। अब इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका तरीका फास्ट काम करेगा। क्लियर है, तो आप ऐसे करें, चीजों को समझे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर मतलब जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये फैक्टर होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसी के साथ फिर हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, 150th क्वेश्चन। हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, यदि √3 = 1.732 है तो 1/√3 की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। √3 आपको दे दिया, ये पूछ रहा है कितना होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोला जी 1/1.732, बोला इसकी वैल्यू दे रखी थी हमने रख दी और सोल्व कर लेंगे। इसको इससे डिवाइड करोगे होगा ही नहीं तुमसे, बोला होगा क्यों नहीं, पॉइंट हटा के जीरो लगा देंगे, 3 डेसिमल के बाद के ऊपर 3 जीरो लगा देंगे, बोला थोड़ा मोटा काट लेंगे, जो बच्चे का डिवाइड कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, 1/√3 है तो पैर का रूट अच्छा नहीं होता, इसको कैसे सही करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड। पैर में रूट अच्छा नहीं होता तो इसको कैसे सोल्व करें, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। अब ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा √3, नीचे बनेगा √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनेगा ना, और 9 को सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। अब रखो वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू थी 1.732, इसकी वैल्यू थी 3, तो अब ये आसान होगा डिवाइड करना। ठीक है, कैसे, छोटा नंबर है 0 पॉइंट पे चलेगा, तो 3 पंजे 15, ठीक है, बचेगा कितना 23, 3 सत्ते 21, बचेगा 22, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 1, और लगभग आंसर मेरे ख्याल से लिखा ही होगा, कहीं देख लो यार, सारा क्यों कर रहे हो, दिख ही रहा है 5 7 7 3, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 में यही आंसर बनेगा 0.577, और आगे भी करोगे तो 3 भी आ जाएगा, करके देख लेना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो ये था आपका पेपर जो आपने देखा पूरा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको अगर कहीं भी दिक्कत है तो दोबारा से देखें क्लास को, समझे चीजों को कैसे मैंने बताया। ठीक, तो ऐसा अगर आप करते हो तो फिर आपका एग्जाम में जो होगा पेपर छूटेगा नहीं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो पूरी डिटेल से लिखेंगे, तो भाई फिर डिटेल से तो भाई देखो मुश्किल हो जाएंगी चीजें, एग्जाम क्रैक करना है, आपको दिखाना नहीं है कि आपको कितनी डिटेल आती है, बस उसको कैसे आपने इंप्लीमेंट किया वो आपने दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें क्वेश्चंस को, क्लास को बार बार देखें, कहीं भी दिक्कत आती है तो वो दोबारा देखने से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, पूरा पेपर डिस्कस हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।